एक हफ्ता रह गया है और मैंने अभी तक हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाया। इतने रफ हो रहे हैं मेरे बाल, मुझे लगता है बारात वाले रोज मुझे साड़ी के साथ एक्सटेंशन लगवानी पड़ेंगी। मेरे अपने बाल तो इस काबिल रहेंगे नहीं कि इन्हें कमर पर लहराया जा सके। एक बड़े शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में बैठी वो दोनों शीरीं को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। शीरीं मोबाइल पर मुसलसल कुछ टाइप करने में मसरूफ थी, लेकिन ध्यान इनकी जानिब भी था। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। ब्राइड के बारे में भी तो सोचें जिसने अभी तक मैनिक्योर तक नहीं करवाया। मुझे तो खुद नेल एक्सटेंशन लगवानी पड़ेंगी। इसने भी हंसते हुए अपना दुखड़ा रोया था। वो तीनों खरीदारी मुकम्मल करके यहाँ आई थीं। वलीमे का लिबास डिजाइनर ने कुछ जरूरी तब्दीलियों के बाद घंटे भर बाद देने का वादा कर रखा था, तो वो तीनों कॉफी पीने के लिए बैठ गई थीं। इनका इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि 1 घंटा भी गुजारना था तो कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर करवाए थे और कॉफी के बजाय ग्रीन टी ऑर्डर कर दी थी। फूड कोर्ट में रश न होने के बराबर था, इसलिए वो लापरवाही से अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए थीं। ब्राइड को कौन देखता है भाई, आजकल दूल्हा दुल्हन की अम्मा की जानिब होती है सबकी तवज्जो। मूवी मेकर से लेकर फोटोग्राफर तक सब उन्हीं को फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए प्लीज हमें दोबारा अपने साथ घसीट कर मत लाना। दाऊद की मम्मी ने मसनूई नाराजगी से मुंह का साविया बिगाड़ कर जताने वाले अंदाज में कहा था और टाइडी अंदाज में इसकी मम्मी की जानिब देखा था। शीरीं ने सर पर टिकाए सन ग्लासेस उतार कर अपनी टॉप के गिरेबान में अटकाए और मोबाइल मेज पर अपने सामने रखते हुए इनकी जानिब मुतवज्जे हुई। आंटी, ये सब बातें आप दाऊद को भी तो कहें, वो तो वहाँ मजे से बैठा है और मैं यहाँ ख्वार हुई जा रही हूँ। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। इसका सुनहरा रंग आजकल मजीद चमकने लगा था। अपनी जात के मामले में वो कभी लापरवाह नहीं रही थी, लेकिन आजकल तो कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी। इसकी पार्लर की सर्विसेज भी शुरू हो चुकी थी, तो इसका निखार देखने वाला था। अरे हम क्यों कहें, तुम कहो। तुम्हें सौंप दिया है ना हमने अपना जवान जहान बेटा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। वो बेपरवाही से बोली। शीरीं की मम्मी ने इनका आधा जुमला उचक लिया था। इस बात की टेंशन ना लें आप, ये दोनों बहुत चालाक हैं। आई एम श्योर इसने ही कहा होगा इसे कि भाई तुम अभी छुट्टी मत लो, मैं संभाल लूंगी सब। तुम शादी के बाद छुट्टियां लेना ताकि बाद में मजे से हनीमून यूरोप पर जा सकें। बहुत सियाने हैं दोनों, हमारी तरह नहीं है कि हनीमून पर जाने के लिए भी 6-6 माह सास ससुर के सामने धड़ल्ले से कह भी नहीं पाते थे, और जब इनसे इजाजत मिलती थी तो मियाँ को छुट्टी नहीं मिल पाती थी। वैसे इस बात से मैं बहुत खुश होती हूँ। माशाल्लाह इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी रिमार्केबल है कि मैं दिल ही दिल में नजर उतारती रहती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन दोनों के दरमियान मोहब्बत को इसी तरह कायम व दायम रखे। दाऊद की मम्मी ने मोहब्बत से निसार होते हुए शीरीं की जानिब देखा था। अंडरस्टैंडिंग तो छोटा लफ्ज है, हकीकत ये है कि हर मामले में इन दोनों की एक राय ही होती है। रिसेप्शन के ड्रेस के लिए कितनी बहस की थी इसने हमसे, स्लीवलेस ना रखने पर ज़ैनब से अलग मुंह मारी हुई, शहला को भी नाराज किया, वक्त भी जाया हुआ। लेकिन इसने जब दाऊद को तस्वीरें भेजी और उसने ओके का सिग्नल दिया तो मैडम की तसल्ली हुई। शीरीं की मम्मी आज कुछ ज्यादा ही शरारती मूड में थी। शीरीं आंखों ही आंखों में इन्हें इशारा भी करती रही कि आंटी के सामने सारी बातें भी ना बयान करती जाएं, लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। दाऊद की मम्मी ने कहकहा लगाया। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हैं आप, दाऊद ने बताया था मुझे। कहने लगा, आप सब लोग क्यों शीरीं को तंग करते हैं, इसे स्लीवलेस ज्यादा सूट करता है, इसलिए वो अगर ड्रेस को ऑल्टर करवाना चाह रही है तो करवाने दें, आखिर पहनना तो इसी ने है। वो मोहब्बत भरे अंदाज में कह रही थी, लेकिन शीरीं मुस्कुराई भी नहीं थी। इसने दोबारा से अपना फोन हाथ में पकड़ लिया था। इस मौजू पर इनके दरमियान पहले भी काफी गर्मा गर्म बहस हो चुकी थी और वो मजीद नहीं करना चाहती थी बहस, इसलिए मोबाइल से खेलने को फौकियत दी। अब कुछ नहीं बोलेंगी मोहतरमा, बस चुपचाप मैसेज करती रहेंगी उसे कि देखो तुम्हारी अम्मा और अपनी अम्मा को अच्छा तंग कर रखा है। शीरीं की मम्मी ने उसकी अदम तवज्जुही को महसूस करते हुए फिर इसे गुफ्तगू में घसीटना चाहा था। करने दें इसे मैसेज, यही तो दिन होते हैं एंजॉयमेंट वाले, बाद में तो इंसान इन दिनों को याद ही करता रह जाता है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह इनके दिलों में मौजूद मोहब्बत को इसी तरह हरा भरा रखे, आमीन। एक आम माँ की निस्बत एक सिंगल मदर को ये ख्याल ज्यादा सताता रहता था कि इनके बहू बेटे की जोड़ी सलामत रहे, सो वो दुआएं देने में बड़ा फराग दिल
रखती थी खुद को। ये देखें मैं क्या कर रही हूँ। शीरीन की मम्मी ने अपना मोबाइल दाऊद की मम्मी की जानिब किया था। वो जरा सा आगे हुई और इनके हाथ में पकड़े मोबाइल की जानिब देखने लगी। इसी दौरान वेटर इनका ऑर्डर लेकर आ गया और मेज पर फ्राइड फिंगर फिश और ग्रीन टी रखने लगा। दाऊद की मम्मी अपने जज्बात छुपाए फोन की जानिब देखने में मगन थी। फोन की स्क्रीन पर शीरीन का चेहरा नुमाया था। इसकी मम्मी ने ये तस्वीर अभी ही खींची थी। तस्वीर में फूड कोर्ट के पस मंजर में सुनहरे बाल कंधों पर फैलाए इंतहाई फ्रेश चेहरे के साथ स्लीवलेस मैरून टॉप पहने शीरीन अपने मोबाइल की स्क्रीन में गुम थी। चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट सी नुमाया थी, जैसे किसी मनपसंद शख्सियत से राब्ते में हो। मैंने ये तस्वीर दाऊद को सेंड कर दी है, अभी देखिएगा फौरन जवाब आएगा, वो हंसते हुए कह रही थी। दाऊद की मम्मी बज़ाहिर मुस्कुराते हुए पीछे हो गईं। शीरीन की तवज्जो इनके चेहरे की जानिब थी, जिस पर मसनूई खुशी और इत्मीनान नुमाया था। देखा, मैंने कहा था ना फौरन जवाब आएगा। फरमा रहा है मैं आज ही आ रहा हूँ पाकिस्तान। शीरी की मम्मी ने कहकहा लगाते हुए फिर इन्हें मुतवज्जे करना चाहा, लेकिन वो अब आगे नहीं हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए वो मेज पर मौजूद लवाजमात की जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी। शीरी मोबाइल में गुम इनकी जानिब मुतवज्जा होने की अदाकारी कर रही थी, लेकिन इसका सारा ध्यान इन दोनों की जानिब ही था। आंटी की दोगली मुस्कुराहट इसे झुंझलाहट में मुब्तला कर रही थी, जबकि अपनी मम्मी पर गुस्सा आने लगा था। दाऊद, तुम हर बात आंटी को क्यों बता देते हो? इस रोज रात को जब दाऊद ने बड़े खुशगवार मूड में इसे कॉल की तो वो छूटते ही बोली थी। घर आकर भी वो कुछ बातों के लिए उलझी सी रही थी और अब भी हैंड्स फ्री कानों से लगाए सिरहाने से टेक लगाए वो बज़ाहिर फ्रेश मूड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, मगर ज़हनी इंतशार चेहरे से मुतरश्शिह था। अपनी मम्मी से अच्छी खासी बहस हो चुकी थी इसकी। वो भी इसे समझाती रही थी कि वो दाऊद की मम्मी के बारे में गलतफहमी का शिकार ना हो, लेकिन ये इसके लिए बड़ा मुश्किल था। आंटी का रवैया इसे उलझा ही देता था। आंटी बज़ाहिर बहुत अच्छी थी, लेकिन जाने क्यों इसे महसूस होता था कि वो जब जब जरूरत से ज्यादा मीठी होने की कोशिश करती हैं, तो इनके दिल में कुछ और चल रहा होता है, और ये चीज इसे परेशान करती थी। कम ऑन यार, वो कौन सा तुम्हारी दुश्मन है कि इनसे बातें छुपाई जाएं? जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत वो करती हैं तुमसे। वो मखसूस मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर नजरअंदाज कर दिया कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जो इस वक्त ही जेरे बहस लाई जाए। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? शॉपिंग मुकम्मल हो गई? इसे मौजू ही तब्दील कर दिया था। दाऊद अपने दिन का मामूल और शॉपिंग की तफसील बताने लगा था। वो सुनती रही, फिर जाने क्यों तबीयत कुछ उलझी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे सर में दर्द हो रहा है। वो बेड से नीचे उतरी ताकि कॉफी बनाकर ला सके। इस वक्त तक मुलाजमीन सो चुके थे। दाऊद, मैं कॉफी बनाकर लाऊं? सर में दर्द हो रहा है। इसने माजरत की थी। हकीकत ये है कि इसका बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था। तुम कॉफी बनाओगी? वो हंसा था। इसे किचन के किसी काम से कम ही लगाव था। हाँ, बस यही कुछ दिन है, फिर तुमसे बनवा कर पिया करूंगी। इसने भी हंसकर जवाब दिया था। इसी दौरान इसे एकदम से हल्का सा चक्कर आ गया था। ऐसा लगता था जैसे उबकाई आएगी। इसने फोन बिस्तर पर फेंका और बाथरूम की जानिब भागी। वो दाऊद को बताना चाहती थी कि वो फोन बंद कर रही है, मगर हिम्मत ही नहीं हुई थी। दूसरी जानिब दाऊद इसे आवाजें देता रह गया था। वो बाथरूम से निकली तब तक फोन बंद हो चुका था। इसे अजीब सी नकाहत महसूस होने लगी थी। ऐसा इसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो बिस्तर पर बैठ गई थी। इसी दौरान दाऊद दोबारा कॉल करने लगा था। डरा देती हो तुम? वो नाराज होना चाहता था, मगर इसके चेहरे पर फैली नकाहत देखकर घबरा गया। क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा इतना सर्द क्यों हो रहा है? इसने मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहा, मगर यकदम आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो बेदमसी होकर बिस्तर पर गिर गई थी। ट्रिन 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 अलार्म की पहली आवाज कमरे में गूंजी थी। वो जैसे होश से जागी। अलार्म की आवाज अभी कमरे में गूंज कर फैली भी नहीं थी कि इन्होंने हाथ बढ़ाकर इसे बंद कर दिया था। ये अलार्म बस एहतियातन ही लगा कर रखा था, वरना मुसलसल तहज्जुद के लिए उठते रहने के बायस अब इन्हें इसकी आदत ना रही थी। तहज्जुद से पहले ही खुद ब खुद इनकी आंख खुल जाया करती थी, लेकिन आज तो बात ही कुछ और थी। वो बेदार होकर भी बेदार नहीं हो पा रही थी। रात भर ठीक से नींद नहीं आ सकी थी। करवटें बदलते बदलते उठने का वक्त हो गया था और वजूद था कि बिस्तर छोड़ने में तकलीफ महसूस कर रहा था। इसी बेजार कुन रात और बेआराम नींद इनके आसाब के लिए बहुत तकलीफ से साबित हुई थी, जिसकी वजह से इनका सर भारी रहता था
और आंखें थकी थकी नजर आ रही थी। वो अपनी जाहिरी शख्सियत के लिए मोहतात नहीं थी। आंखों के हल्के या चेहरे की झुर्रियां इन्हें परेशान नहीं करती थी, मगर ऐसी रातें जिनमें इनका माजी छक्कड़ बनकर इनके जहन में चलता रहता था, इनको थका देता था। इनका जहन सोया सोया रहता था और वो अपने मकसद से हटने लगती थी। ये इन्हें मंजूर नहीं था। परेशान कुन बात ये थी कि ऐसी रातें अब कसरत से इनकी जिंदगी में ज़हूर पजीर होने लगी थी। वो बहुत हिम्मत करके बिस्तर से निकली थी। हालांकि निस्फ रात तक हीटर चलते रहने के बायस कमरा रोजाना की तरह गर्म था। वजू के लिए भी गर्म पानी मौजूद था, लेकिन दिल इबादत के लिए भी राजी नहीं था। इन्हें अपने आप पर गुस्सा आया। हर ख्याल जहन से झटक कर इन्होंने बहुत दिल के साथ तहज्जुद की नमाज अदा की, मगर वो लुत्फ नसीब नहीं हो पाया था जो वो इबादत से लेने की आदी थी। इन्होंने बहुत थक कर अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मैंने तेरी रजा की खातिर सबको माफ कर दिया और हर वो रिश्ता जो दीन के रास्ते पर चलने में बायस रुकावट था, मैंने हर इस रिश्ते को दिल से निकाल दिया, हत्ता कि अपनी औलाद को भी। जब मैं सबको अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ तो इनको भी तौफीक दे कि वो मुझे अपनी जिंदगियों से निकाल कर मुतमईन हो जाएं। मुझे याद करें न याद आए, मैं सबको माफ कर चुकी हूँ तेरी रजा के लिए। मुझे अब किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी से भी नहीं। मैं तेरी खातिर सब कुछ छोड़कर अब खुश हूँ। वो बज़ाहिर दुआ मांग रही थी, मगर दुआ में अक्सर औकात पुरानी यादें इर्तिकास को मुंतशिर करने चली आती थी। दाऊद को राब्ता मुनक़ता होने से पहले ही एहसास हो गया था कि दूसरी जानिब हालात तसल्ली बख्श नहीं है। इसने फौरन शीरी की मम्मी को कॉल की थी। शीरी इस वक्त तक होश और हवास से बेगाना नहीं थी, लेकिन इसकी हालत नॉर्मल भी नहीं थी। कुछ कहने की कोशिश करती रही थी, मगर इसकी कही हुई हर बात किसी को समझ भी नहीं आ रही थी। सूरत हाल बेहद अजीब थी। जरा सी देर में इसके डैडी और भाई भी आ गए थे। तब तक वो बिल्कुल होश खो चुकी थी। इसकी बेहोशी 8 घंटे पर मुहित थी। मम्मी, वो कराहने वाले अंदाज में बोली थी। मम्मी के बजाय दाऊद तड़पकर अपनी जगह से उठा और इसके बिस्तर के करीब आ गया। वहाँ सब ही मौजूद थे, लेकिन इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ बेड पर लेटी शीनी की जानिब थी। बाकी लोग भी उठकर बिस्तर के करीब हो गए थे। मुकम्मल होश में आ जाने के बावजूद वो दवाइयों के जेर असर थी। वो बेहद बीमार लगने लगी थी। इसकी आंखें फूली फूली सी थीं, लहजा बेहद नकाहतज़दा। मुसलसल अद्वियात के जेर असर रहने के बावजूद इसकी आवाज बदली बदली महसूस हो रही थी। दाऊद ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा, फिर आगे की जानिब झुककर इसकी पेशानी को चूमा था। मुझे क्या हुआ है? शीरी को हॉस्पिटल का कमरा तो समझ आ रहा था, लेकिन अपनी तबीयत के मुतालिक वो बिल्कुल अनजान थी। सारी सूरत हाल को वाज़ेह होने में कुछ वक्त दरकार था और इसका तेजी से लागर होता दिमाग इस मामले में बेबस हुआ जा रहा था। इससे चेहरे भी पहचाने नहीं जा रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, वो बहुत हिम्मत से बोला था। हालांकि वो जानता था कि वो ठीक नहीं है। 8 घंटे मुसलसल बेहोश रहने के बाद अगले 8 घंटे वो होश में आ जाने के बावजूद इंतहाई गुनूदगी में रही थी। डॉक्टर्स इसकी हालत का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे थे और इस कदर मुसलसल बेहोशी की किसी खौफनाक वजह की जानिब इशारा कर रही थी जिसके मुतालिक कोई सोचना भी नहीं चाहता था। वो खानदान जो खुशियों के शादियाने बजाने का मुंतज़िर था, वहाँ गम के बादल छा गए थे। किसी को दाऊद को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसको सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वो बेहोश हो गई थी और 3 घंटे के गुजर जाने के बावजूद जब इसे होश नहीं आया तो दाऊद ने हर चीज यूं की त्यों छोड़ दी थी और अगली दस्तयाब फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच गया था। तब से अब तक वो और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में ही आईसीयू के बाहर मौजूद रहे थे। अगले चंद घंटे बेहद परेशान कुन थे। जिसका जिधर बस चल रहा था वो चला रहा था। बेहतरीन डॉक्टर से वक्त लिया गया और जो भी मेडिकल टेस्ट तजवीज किए गए थे, इन सब की तैयारी हो रही थी, मगर फिर भी वो मुकम्मल होश में नहीं आई थी। और जब 20 घंटे बाद इसके हवास जरा बहाल हुए थे तो सबको अपने करीब इस तरह परेशान खड़ा देखकर इसे धचका सा लगा था। अगले चंद लम्हों में इसे अंदाजा हो गया था कि वो हॉस्पिटल में बहुत देर से है। दवाइयों की खुशबू, इसके हाथ पर सजी सुइयां और परेशान चेहरे लिए करीब बैठे महबूब लोग इसके दिल को दहला रहे थे। वो एक सेहतमंद, तवाना और फुर्तीली सी लड़की थी जो अपना ख्याल रखने को हमेशा तरजीह देती थी। मुकम्मल ग़िज़ा, जिम और स्ट्रेस फ्री जिंदगी और इन तीनों चीजों का प्रचार इसका खासा रहा था। वो हमेशा लोगों को मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने के मशवरे देती आई थी।
ذرا سا नज़ला जुकाम की सूरत में वो मुकम्मल आराम करने की आदी रही थी। ऐसी सूरत हाल में इसका इस तरह बिस्तर पर आ जाना इसके लिए अपने असाब के लिए बहुत भारी था। अपने वजूद को इस तरह हॉस्पिटल के बिस्तर पर लाचार पड़े देखना इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके डॉक्टर्स ने जो टेस्ट तजवीज़ किए थे वो भी आम नौयत के ब्लड एग्जामिनेशन पर मुश्तमिल होने के साथ साथ सीटी स्कैन और MRI वगैरह भी थे। ये सब नाम इसे ही नहीं बाकी घर वालों को भी डराने के लिए काफी थे। हर शख्स के चेहरे पर एक खौफनाक कैफियत लिखी थी जो एक दूसरे से मुख्फी रखने में मजीद आया होती जा रही थी। मेरी रिपोर्ट्स कब आएंगी? वो सिरहाने के साथ टेक लगाए बैठी थी। इसकी आवाज में मायूसी और थकन का मिला जुला सा गुबार साफ महसूस किया जा सकता था। अब वो गुज़िश्ता दिन से बेहतर थी। शुगर लेवल भी नॉर्मल था और अंदरूनी हर उज़ू की कारकर्दगी भी नॉर्मल थी, लेकिन वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। इसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स मजीद जांच पड़ताल कर रहे थे कि मसला क्या है। ये ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी कि पता नहीं चल पा रहा था कि इसके साथ ये हुआ तो क्या हुआ है। इसके हाथ से अगरचा कैनोला भी उतार दिया गया था और दवाइयों का असर भी कम हो रहा था, जिससे इसकी सोचने समझने की सलाहियत ठीक हो रही थी, लेकिन हॉस्पिटल से जाने की इजाजत नहीं मिली थी उसे। और नई मुसीबत ये हुई थी कि इसकी एक आंख की बिनाई मुतासिर लगने लगी थी। वो मुसलसल एक आंख की बिनाई में कुछ धब्बे नजर आने की शिकायत कर रही थी। इसकी आंखों की एग्जामिनेशन हो चुकी थी जिसके रिजल्ट्स ठीक थे, लेकिन मजीद तफसीली चेकअप लिख कर दे दिए गए थे। डॉक्टर्स MRI की तरफ जोर दे रहे थे। वो सबकी जानिब सवालिया निगाहों से देखती रही थी और वहां से कोई जवाब न पाकर मजीद मायूस नजर आने लगी थी। इसे नहीं बताया गया था, लेकिन इसके कंसल्टेंट सर्जन ताहिर ने 90% ब्रेन ट्यूमर का खदशा जाहिर कर दिया था। दोनों तरफ के खानदान के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। अगरचा सर्जन ताहिर के पास अभी हतमी रिपोर्ट नहीं आई थी, मगर सब लोग बहुत डर गए थे। कहाँ लहंगे, गरारे, मेहंदी, चूड़ियों के तस्करे हो रहे थे और कहाँ अब सभी के हाथ में तस्बीह नजर आने लगी थी। शेरी अपनी मम्मी के चेहरे को हम वक्त दुपट्टे के हल्के में छुपा देखती थी। वो मुसलसल कुछ पढ़ती और इस पर फूंकती नजर आ रही थी। सब समझ रहे थे कि वो कुछ नहीं जानती, मगर वो चेहरे पढ़ रही थी और इन सब की हालत देखकर इसका अपना दिल टूटता जा रहा था। 2 दिन में ही इसका चेहरा पीला जर्द लगने लगा था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के हो गए थे। वो ऐसी ही थी। बीमारी से भी ज्यादा बीमार हो जाने का खौफ इसे तशवीश में मुब्तला कर दिया करता था। इसके बावजूद वो अपनी रिपोर्ट्स अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कुछ मिल गई हैं, बाकी आज शाम को मिल जाएंगी। दाऊद ने मोहब्बत से इसकी जानिब देखते हुए रिपोर्ट्स के मुतालिक बताया था। दाऊद की शेव बड़ी हुई थी और इसकी आंखें थकन से बेहाल नजर आ रही थी। नींद जैसे इसकी आंखों से रफू हो चुकी थी। शीरी ये सब कुछ देख और महसूस कर सकती थी। इसे दाऊद ही नहीं, अपनी मम्मी डैडी की हालत देखकर भी दुख हो रहा था। वो लोग इसकी हिम्मत बंधा रहे थे, मगर इनके अपने चेहरे सारी कहानी बयान कर रहे थे। तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो दाऊद, मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इसने दाऊद का टालने वाला अंदाज देखा तो चिढ़कर पूछा था। दाऊद चंद सेकंड्स कुछ सोचता रहा, फिर इसे जवाब सूझ गया था। शदीद स्ट्रेस और थकन ने ये हाल कर दिया है तुम्हारा। हमारी रिसेप्शन को सर पर सवार कर रखा है तुमने, इस वजह से हुआ है ये सब। शीरी ने इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बहस करती, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। मैं बच्ची नहीं हूँ दाऊद, और स्ट्रेस मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। बचपन से सह रही हूँ मैं ये सब। मेरी तो जॉब ही इस नौयत की है कि स्ट्रेस को डील करना खुद ब खुद आ जाता है। मुझे पता है तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है ये वक्त 200 साल पुराना नहीं है। मुझे गूगल करना आता है, मैं अपने सिम्टम्स को एनालाइज कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ दाऊद, ये कैंसर है। वो नजरें चुरा कर आंखें मूंदती हुई बोली थी। बंद आंखों के बावजूद आंसुओं की एक कतार इसके गालों पर नहवे सफर नजर आने लगी थी। दाऊद को अंदाजा था कि वो ये कर सकती है, इसलिए इसने तायद की थी कि इसके हाथ में इसका मोबाइल फोन ना दिया जाए। मगर जाहिर है इसने किसी से लेकर कुछ न कुछ सर्च करने की कोशिश तो की थी, या शायद वो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। तुम गलत सोच रही हो यार, ऐसा कुछ भी। वो इसे समझाना चाहता था, लेकिन खुद अपने लहजे को गुलूगीर होने से बचा नहीं पाया था। नहीं है। जुमला मुकम्मल होने तक इसकी आंखें तर हो चुकी थीं। ये हकीकत थी कि रिपोर्ट्स अभी डॉक्टर तक मुकम्मल नहीं पहुंची थीं, लेकिन सबकी कयास आराई कैंसर तक ही जाती नजर आ रही थी। सूबे भर में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस कुछ हंगामा आराई हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें ताखीर का सामना करना पड़ रहा था। इसके टेस्ट हो चुके थे,
لیکن رپورٹس پر لیب کے سینئر کنسلٹنٹ اور سرجن کے آخری جانچ کے دستخط باقی تھے، لیکن انہیں منسٹری میں کسی میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا، اس لیے تاخیر ہو رہی تھی۔ وہاں سے رپورٹ ملنے کے بعد سرجن طاہر کے مشورے سے انہیں فوراً دبئی ڈسپیچ کیا جانا تھا۔ ان لوگوں نے ہر کام میں انتہائی پھرتی دکھائی تھی، لیکن ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث مزید دیر ہو گئی تھی۔ مجھے بتا دو داؤد، میری رپورٹس میں کیا ہے؟ اس کا لہجہ نم تھا اور اس میں ہزارہا خدشات سانسیں لیتے محسوس ہو رہے تھے۔ داؤد اس کا ہاتھ تھامے ہی بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے سہلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم پریشان ہو، تم بالکل ٹھیک ہو، یہ صرف کمزوری ہے، تم بس پریشان نہ ہو اور اپنی انرجی کو ضائع مت کرو۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات تو اس کا بھائی اور اس کی ڈیڈی بھی سے بتا چکے تھے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اس شخص سے کچھ اور امید کرتی تھی۔ میرے ساتھ یہ مت کرو داؤد، تم جانتے ہو مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ تم جانتے ہو میں نے زندگی میں ایک کام جو کبھی نہیں کیا وہ غلط بیانی ہے۔ مجھ سے غلط بیانی مت کرو، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ داؤد اپنی جگہ سے اٹھا اور اب کی بار اس کے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمایل کرتے ہوئے کہا تھا، یہ زندگی میں وہ آخری چیز ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ میں تو اس خیال سے بھی بچ کر چلتا ہوں جو تمہیں تکلیف دیتی ہو۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ تمہاری رپورٹس واقعی ٹھیک ہیں، صرف چند ایک ٹیسٹ ریزلٹس آنا باقی ہیں، وہ آج مل جائیں گے، پھر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ دلار سے تسلی دے رہا تھا۔ پھر مجھے گھر لے جائیں گے نا؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں رہنے سے میری بچی کچی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں اس کمرے کی دیواروں سے بھی خوف محسوس کر رہی ہوں داؤد، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ داؤد نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، میرے لیے دعا کرو داؤد، مجھے کچھ نہ ہو، پلیز میرے لیے دعا کرو۔ وہ مزید جذباتی ہو گئی تھی۔ داؤد کا اپنا دل لرزنے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران اس کی ممی اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر انہیں کچھ بھلا نہ لگا تھا۔ اس نازک ترین صورتحال میں بھی بیٹے بہو کا رومانس انہیں ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ شیرین کے لیے تازہ انار کا جوس اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی تھی۔ ان کا دل چاہا ہاتھ میں پکڑی نازک شیشے کی بوتل اپنے ہی سر پر مار لیں۔ ان کو دیکھ کر داؤد نے اشارے سے بتایا کہ شیرین رو رہی ہے۔ انہیں یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ وہ جب سے آیا تھا اسے بس شیرین کی فکر تھی، ان کی جانب تو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کے بیٹے نے بہت محبت سے بنایا گیا انار کا جوس بڑی بے دلی سے دوائیوں والی میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ میں یہاں رکتی ہوں داؤد، تم اب گھر چلے جاؤ، شاور لو، فریش ہو کر آؤ، بلکہ گھنٹے 2 گھنٹے سو جاؤ تو اچھا ہے، تمہیں ابھی انرجی کی ضرورت ہے، اس طرح تو تم بھی بیمار پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے وہی مشورہ دیا جو انہیں بہترین لگا۔ سرجن طاہر آنے والے ہیں، ایک بار ان سے مل لوں پھر جاتا ہوں ممی۔ اس نے ان کے مشورے کو خاطر میں لائے بغیر جواب دیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ٹیومر نہیں ہے۔ سرجن طاہر کے جملے نے جیسے ان سب کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ سرجن طاہر کے کیبن میں اس وقت داؤد کے علاوہ شیرین کے ڈیڈی اور ممی بھی موجود تھے۔ انہوں نے رقت جذبات سے مغلوب ہو کر داؤد کا ہاتھ تھام دیا تھا۔ یہ ایک تسلی نہیں تھی جو ڈاکٹر طاہر نے دی تھی، یہ نئی روح تھی جو بعد جماعت سارے خاندان میں پھونک دی گئی تھی۔ بری بات یہ ہے کہ دماغ میں کچھ تو ہے جو ایسی علامات ظاہر ہوئی ہیں، اور پھر بینائی کا اس طرح متاثر ہونا بھی مشکوک ہے۔ انہوں نے تسلی دے کر چھین لی تھی۔ لائف تھریٹننگ تو کوئی بات نہیں ہے نا سرجن؟ ڈیڈی نے پوچھا تھا۔ سرجن طاہر نے نفی میں سر ہلایا اور پھر گہری سانس بھری، جو عموماً ڈاکٹرز اس وقت کہتے تھے جب وہ کسی صورتحال کے بارے میں خود بھی پر یقین نہیں ہوتے تھے، یا وہ مریض کے اہل خانہ کے سامنے حتمی بات کرنے سے گریز کر رہے ہوتے تھے۔ بظاہر تو نہیں، کیونکہ تقریباً سب رپورٹس نارمل ہیں، لیکن مریضہ جو مسلسل بینائی والا مسئلہ بتا رہی ہے نا، اس کی جانچ ضروری ہے۔ وہ بھی ہو جائے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ اندازہ تو ہو رہا ہوگا نا آپ کو؟ اب جو ٹیسٹ آپ کروا رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ ہمیں کچھ تو بتائیے، کچھ تو ہوگا آپ کے ذہن میں۔ آپ کی حکمت اس متعلق کیا کہتی ہے؟ کچھ تو بولیں کہ میرے بے چین دل کو سکون ملے۔ جوان اولاد کی بیماری نے ڈیڈی کو بالکل لاچار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کے لہجے میں ان کا دکھ بول رہا تھا۔ 2 دن میں ہی وہ بہت بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھیں، کوئی بھی معالج تکے لگانے پر یقین نہیں رکھتا۔ سائنس اور قانون میں ایک چیز جو مشترک ہے، دونوں ثبوت مانگتی ہیں۔ میں رپورٹ آنے سے پہلے حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ممکنہ طور پر کوئی پیراسائٹ لگتا ہے، لیکن مجھے صرف شک ہی ہے۔ ٹیسٹ ہو جانے دیں ایک بار، پھر ہی واضح ہو سکے گا سب کچھ۔
ان کے اس طرح کہہ دینے کے بعد مزید کسی سوال کی گنجائش نہیں رہی تھی، لیکن سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خطرہ 50% ٹل چکا ہے، مگر 50% ابھی بھی باقی ہے۔ دوا کے ساتھ دعا کے سلسلے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ شیریں کے گھر میں دعا کی محفل کے ساتھ ساتھ ہر روز نادار لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، بیش بہا صدقات دیے جا رہے تھے، خاندان دوستوں کے حلقے میں انٹرنیٹ پر دعا کی درخواستیں کی جا رہی تھیں، گویا جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ سرہانے کو ذرا اونچا کیے بے دم سی لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا تھا، اجازت طلب کرنے والا باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ ذرا حیران ہوئی کیونکہ اس کے حلقہ احباب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنا فارمل ہو۔ وہ ذرا سا اونچا ہوئی اور پھر نحیب سی آواز میں یس کہا تھا۔ اس ایک لفظ کو بولنے کی بھی خواہش نہیں تھی اسے، حالانکہ اب وہ کافی بہتر تھی، لیکن جسمانی کمزوری سے کہیں زیادہ ذہنی کمزوری بے چین کر رہی تھی۔ دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال ہو چکی تھی، مگر اعصاب اس قدر نڈھال تھے کہ کچھ سوچنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا وہ مرنے والی تھی؟ کیا زندگی واقعی اس قدر مختصر اور اس قدر ناقابل بھروسہ تھی؟ کیا سب کچھ چٹکی بجاتے ہی ختم ہو جانے والا تھا؟ یہی چند سوال اس کے ذہن میں گردش کرتے جا رہے تھے۔ موت خوفناک ہے، لیکن موت سے پہلے موت کی آہٹ اصل موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے سر پر جیسے آسمان ہی تو گرا پڑا تھا۔ کہاں ملبوسات اور میک اپ کے متعلق پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ اسے بہت فکر تھی اپنے لباس کی، کبھی دامن ٹھیک نہیں لگتا تھا اور کبھی آستینے، کبھی گریبان چھوٹا تھا اور کبھی فٹنگ پر اعتراض۔ اب 2 ہی دن میں اسے ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کی شادی بھی تھی۔ ڈیزائنرز نے اس کی ممی کو ڈریس کی تصویر بھیج دی تھی اور ان کے بتانے پر بھی اس کا دل نہیں چاہا تھا کہ وہ تصویر ہی میں اس ڈریس کو دیکھ لے۔ کیا میں مر سکتی ہوں اتنی جلدی؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ فلسفہ حیات تھا، اور اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہاسپٹل میں بستر پر گزارے 2 دن ہی 2 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال اسے گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اسے ہوا کیا تھا یہ کوئی نہیں بتا رہا تھا، اور اگر اسے کچھ نہیں ہوا تھا تو سب بھاگے دوڑے کیوں پھر رہے تھے؟ میں آ جاؤں؟ دستک دینے کے ساتھ ایک بار پھر پوچھا گیا تھا۔ ہاں آ جائیں، اس نے اکتا کر ذرا اونچی آواز میں کہا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آنے والی ایک اجنبی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ شیریں کو حیرانی ہوئی، وہ ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتی تھی جو حجاب کرتی ہوں۔ ان کے عقب میں کھنکھار کر ان کا ڈرائیور داخل ہوا تھا۔ شیریں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے پہلے اسے سوال کیا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا سفید پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ گھر کے افراد کی طرح ملازمین میں بھی اس کی وجہ سے پریشانی تھی۔ پہلے اس کی شادی کی وجہ سے گھر کے ملازمین کی دوڑ لگی تھی اور اب اس کی بیماری نے سب کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہا تھا، چہرہ جیسے بالکل اتر گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پھول لائے ہیں میرے لیے؟ وہ حیران نہیں تھی، بس سوال برائے سوال پوچھ لیا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھول اس کے بازو کے قریب رکھ دیے۔ آپ کو پسند ہے نا وائٹ للی؟ اس نے پھر مسکرانا چاہا لیکن مسکرا نہ سکی۔ لفظ پسند نے جیسے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ جس کی زندگی داؤ پر لگی ہو، اسے پسند ناپسند سے کیا غرض رہ جاتی ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے کو بے تاب تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ڈرائیور کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کیوں سوچتی ہیں الٹا سیدھا؟ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ان کے گھر کے سبھی ملازمین گھر کے افراد کی طرح تھے۔ وہ بہت دل سے تسلی دے رہا تھا۔ شیریں نے سر ہلایا، ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر کمرے میں موجود دوسری خاتون کے متعلق استفسار کیا۔ یہ بہت برگزیدہ خاتون ہیں، ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میں نے ان سے ذکر کیا تھا آپ کا، کہ آپ کو دعا دینے آئی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ شیریں اپنی ہتھیلیوں پر وزن ڈالتی ہوئے بالکل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، مجھے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، وہ صدقے دل سے بولی تھی۔ اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بیماری تو صحت کا صدقہ ہوتی ہے اور صدقہ وقت پر ادا کر دینا اچھا ہوتا ہے، ورنہ ضرورت سے زیادہ اور خواہش سے بڑھ کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ ان خاتون نے اپنے چہرے سے حجاب اتارتے ہوئے کہا تھا۔ شیریں ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد بےحد حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن اتنا سحر کر دینے والا اس قدر پرنور چہرہ کبھی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ اس کی نگاہیں ہپنوٹائز ہو کر جیسے ان کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔